नमस्कार। उत्तर प्रदेश में राजनीति किस करवट बदल रही है, इसका असर पूरे देश में होगा और उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ तो हो रहा है। आज इस बात पर चर्चा होने लगी है कि अगर उत्तर प्रदेश भी बिहार के बाद हाथ से निकल गया, तो फिर दिल्ली वालों का रास्ता तो आसान हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को कैसे विपक्षी दलों का गठबंधन मजबूती से एक चुनौती बनाकर बीजेपी के सामने पेश कर सकता है? क्या-क्या उसके रास्ते हैं? क्या तरकीबें हैं? सीट बँटवारा, गठबंधन, ये सब किस आधार पर होगा? पिछले दिनों समाजवादी पार्टी ने अपने 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अखिलेश यादव जी ने ट्वीट कर दिया कि 11 सीटें तो फाइनल हैं, मजबूत सीटें और आगे विचार होता रहेगा। सकारात्मक समाजवादी पार्टी की तरफ से सकारात्मक, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बहुत विरोधाभासी नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी थोड़ी बेचैन है कि भाई वो कई तरह से सोच रही, बहुत सारी सीटें भी मांग रही है और वो इशारा भी कर रही कि और भी विकल्प खुले हैं। लेकिन उस बीच में समाजवादी पार्टी की पूरी प्रक्रिया, अखिलेश यादव की रणनीति जमीन पर उतर चुकी है। लेकिन अब इस पर चर्चा बहुत कम होती है। मैं आपको उस पर आज चर्चा करना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी के पार्टी ऑफिस में पिछले दिनों जितनी बैठकें हुई, जितने आनुषांगिक संगठनों की बैठकें हुई, जितने भी प्रकार की रणनीतियां बनी, जितने भी कार्यक्रम हुए, इस पर चर्चा ही नहीं होती। ठीक है, चर्चा नहीं होगी। चर्चा हर तरह की चीजों पर एक जैसी नहीं होती, चीजें बदलती रहती हैं, वो बदलाव दिखता है। तो पार्टी काम करती है, हर पार्टी काम करती है। आप कहेंगे कि बसपा काम नहीं कर रही है, तो बसपा भी अपनी जोनल बैठक जो वो लोग होते हैं जो कोऑर्डिनेटर्स और तमाम लोग वो काम कर रहे हैं। कांग्रेस काम कर रही है, भाई बीजेपी तो सबसे ज्यादा कर ही रही है। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी की सक्रियता, वो नेता भी ट्वीट करके नहीं बोलते कि पीडीए समाजवादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके पहले बूथ लेवल पर काम हो रहा था, बूथ मजबूत करने पर, वोटर लिस्ट से किसका नाम काटा गया है उसको कैसे जोड़ा जाएगा, जनता के मुद्दों पर जनता के बीच कैसे खड़ा हुआ जाएगा। और ये जो समाजवादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश के गांव में, गांव की सामान्य बस्तियों में दरी बिछाकर, बोरा बिछाकर, रणनीति के साथ पीडीए की बात एनडीए को हराने के लिए समाजवादी पखवाड़े के साथ मनाई जा रही है और जनता के बीच में वो काम कर रहे हैं। और आज विधानसभा में एक पहला दिन था, ज्वाइंट सेशन। सब लोग एक साथ एक जगह एक विधानसभा के 2 करोड़ में बैठे थे और भारी प्रदर्शन, लाल गमछे, लाल टोपी के साथ। विपक्ष की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब विपक्ष मजबूत होता है। सत्ता पक्ष तो मजबूती पाकर सत्ता तक बैठ ही गया और वो मजबूती से लड़ेगा, अपना काम करेगा। विपक्ष जितना मजबूत रहेगा, लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा। ये बात आज के सत्ताधारी नहीं समझते। विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं। इनको ईडी भेजकर गिरफ्तार कर लो। शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन है, बड़ा परेशान कर रहा है, इसको ईडी भेजकर गिरफ्तार कर लो। चुनी हुई सरकार मत बनने दो। अच्छा भाई, बिहार वाले बड़ा परेशान कर रहे हैं, कभी जाति जनगणना करा दे रहे हैं, कभी नौकरी दे दे रहे हैं। तोड़ो जरा, सरकार गिराओ। गिर गई। नीतीश कुमार को अपने मिलाओ, खिड़की दरवाजा खोल लो। अच्छा, अब क्या, अब तो तेजस्वी को सिंपैथी मिलेगी। नहीं ना, ईडी भेज दो। लालू को जेल में डालने के लिए ईडी भेज दो। अच्छा, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में बड़ा गड़बड़ है भाई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर 20 वोट है, बीजेपी के पास 12 वोट है। अब कैसे, क्या 16 वोट है, क्या किया जाए? 8 वोट कैंसिल करा दिया जाए। सारे बैठकर वहां एक आदमी टिक करके कैंसिल कर दिया। ये लोकतंत्र की स्थिति है, आज के लोकतंत्र की स्थिति है। से हेमंत सोरेन की सरकार गिर गई, विधायक वीडियो बनाकर परेड कर रहे हैं राजभवन में कि भैया बहुमत इधर है, शपथ दिलाओ। शपथ ही नहीं दिला रहे, राज्यपाल गायब। ये इस देश में मतलब कहां देश में लोकतंत्र है, कितना मजबूत है?
और टेलीविजन चैनल इसको नहीं दिखाएगा, टीवी का एक एंकर बैठ करके बोलेगा। क्या हेमंत सोरेन को वहां भेज देना चाहिए जहां 20, 30, 40 साल पहले आदिवासी रहते थे? ये जरूरत किसी आदिवासी मुख्यमंत्री का इस तरह का अपमान, ये कैसा लोकतंत्र है? और वह भी तब जब देश में अमृतकाल चल रहा हो, वह भी तब जब देश की प्रथम नागरिक एक महिला आदिवासी है। वो महिला आदिवासी जो महामहिम है, कभी इस पर आपत्ति नहीं दर्ज करती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में लिख के दिया जाता है, राम मंदिर बनना देश की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। पढ़ती हैं, कम से कम एक लाइन ये भी तो बोल देती है कि चुने हुए मुख्यमंत्री को ईडी भेजकर गिरफ्तार करना ठीक नहीं है। सरकार नहीं बन रही, राज्यपाल ठीक भूमिका नहीं निभा रहा है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। चंडीगढ़ में लोकतंत्र कमजोर है, नहीं बोला जाएगा। तो वह मीडिया अपमान करने के लिए विपक्षी दलों को तो दिखाएगी, अखिलेश यादव को अपमान करते हुए बहुत सारे चैनल पर कार्यक्रम बनाएगी। लेकिन आज जब उसी उत्तर प्रदेश में, जिसमें दावा किया जा रहा है कि राम राज्य आ गया, उसी उत्तर प्रदेश में उस प्रदेश का सबसे प्रमुख विपक्षी दल ललकार करके सदन में खड़ा है, ललकार करके, उस पर मीडिया खामोश रहती है। और ये एक विपक्षी दल की जिम्मेदारी है। जितनी मजबूती से विपक्षी दल प्रतिरोध में खड़ा होगा, उतनी मजबूती से वहां की सरकार पर दबाव बनेगा कि वो जन सरोकारी बने। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने इस बात को पिछले दिनों साबित किया है। जनता के बीच जाना हो, लोगों से मिलना हो, लोगों के साथ बैठकें करनी हो, अपने सारे अनुषांगिक संगठनों को गांव गांव में अलग अलग जिम्मेदारी देकर के किसी एक एक चरण में बूथ मजबूत करने का, दूसरे चरण में पीडीए समाजवादी पखवाड़ा लेकर के जनता के बीच जाने का, और आज जब विधानसभा में संयुक्त सत्र हो रहा है तो वहां खड़े होकर के ललकार के करने का। इंडिया गठबंधन जिस समय कमजोर महसूस हो रहा था, कांग्रेस के साथ अभी किसी भी प्रदेश में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई। एक बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि 11 सीटें तो फाइनल है, इसके आगे और बातचीत चलती रहेगी। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? विकल्प खुले हैं। ऐसे गठबंधन होता है? विकल्प नीतीश कुमार के खुले थे, चले गए, खुले वाले विकल्प में वो उधर शिफ्ट हो गए। लोकतंत्र में बार्गेनिंग टेबल पर बैठकर होती है। 2 दिन 4 दिन का मामला है सीट बंटवारे का। आज तक कांग्रेस ने किसी और प्रदेश में कहां सीट बंटवारा फाइनल किया? यह बात देश में लोकतंत्र में समझनी होगी। अखिलेश यादव ने एक बयान भी दिया, और वो बयान क्या है कि एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, ब्रेकिंग न्यूज। और ब्रेकिंग न्यूज क्या है कि वो जो बनारस से लड़ने वाले थे बड़े वाले नेता, कोई और सुरक्षित सीट भी खोज रहे हैं, कोई और जगह भी जाना चाहते हैं, कोई और चीज भी देखना चाहते हैं, कोई और उनकी उम्मीद है, उनकी गुजारिश है कि वहां भी कोई सेफ जगह मिल जाए, कोई सेफ तरीका मिल जाए। यह उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की एकजुटता से बनता हुआ माहौल है। आप अगर हमसे पूछेंगे तो बतौर नागरिक हमारी आज भी यही कोशिश रहेगी, और अब विश्लेषण की परख भी यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में सब अगर एकजुट हो जाए, जैसे आरएलडी को 7 सीटें समाजवादी पार्टी ने दी। पिछले 2019 के चुनाव में आरएलडी के पास केवल 3 सीटें थी, मथुरा, बागपत और शायद मुजफ्फरनगर। इस बार आरएलडी के खाते में 7 सीटें गई हैं। 7 कैंडिडेट उनको है दिया है इन्होंने, 7 जगह पर उनके तरफ से बातें आई हैं। अब इस बात को समझना होगा, इस बात को कहना होगा कि आज अगर 11 सीटें कांग्रेस की फाइनल हो चुकी हैं, कितनी सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस जीत सकती है अपने दम पर? यह डिबेट और यह चिंता तो टॉकिंग टेबल पर होगी ना। और अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी है, तो जिम्मेदारी भी उसकी है। आप उसके साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, उसके ऊपर दबाव बनाइए कि भाई आप कैसे जितवाएंगे, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए जिस भी तरह की चीजें हो सकती हैं, जितने भी तरह की गुंजाइशें हो सकती हैं, वह गुंजाइश तो करनी होगी। और उसकी कोशिश करने के लिए यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी होती है विपक्षी दल को। और जब आज की तारीख में
कई जगहों पर आप कल्पना करिए ना, कल्पना करिए कि आज कहां है विपक्षी दलों की एकजुटता, किस जगह पर कैसे खड़ी हुई है, कैसे उसको शेप दे रहे हैं, कैसे उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कैसे उसको आगे ले चलने का काम किया जा रहा है। और यह प्रश्न आज की तारीख में पूरे देश के लोगों को चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे वक्त में अगर उत्तर प्रदेश में 11 सीटों का बंटवारा हो गया, आप क्या तो बहुत तरह के नेता हैं, प्रमोद कृष्णन से लेकर के तमाम लोग और वहां के नेता सपा के नेताओं पर टिप्पणी करते हैं। तो अखिलेश यादव ने एक साथ दो तीन तरह के संकेत दिए हैं। विपक्षी दलों की एकजुटता की जिम्मेदारी सबकी है। मुझे मुझे लगता है कि अविनाश पांडे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, तो अविनाश पांडे को मीडिया में बयान देने की बजाय, अजय राय को मीडिया में बयान देने की बजाय टेबल टॉक करनी चाहिए। टेबल टॉक से रास्ता निकलेगा। यह बोलना बेहद आसान है कि हम 80 की 80 सीटों पर लड़ेंगे, हम ईमानदार कोशिश करेंगे, हम झुक भी सकते हैं, हम कंप्रोमाइज भी कर सकते हैं, समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन लाचार कांग्रेस नहीं है। तो लाचार कौन है आज की तारीख में? नीतीश कुमार लाचार थे, तेजस्वी लाचार हैं, या जो है ममता बनर्जी लाचार हैं। जोड़ने का, या दिल्ली और पंजाब में अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ, तो लाचार कौन है, अत्याचार किस पर हो रहा है, बेबस कौन है? इन प्रक्रियाओं, इन बातों को लेकर विश्लेषण तो करना पड़ेगा। और आज भी अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह के बयान आए कि हमारे पास और भी रास्ते खुले हैं, तो फिर तो और भी रास्ते खुले हैं, तो फिर बाकी लोगों के लिए भी खुले होंगे। और इससे फिर फायदा बीजेपी को होगा, किसी और का फायदा नहीं होने वाला। किसी और तरह से चीजों को वो हैंडल नहीं होने दिया जाएगा, कैसे किसी और तरह से वो चीजों में जाएगी नहीं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चिंता, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह उत्तर प्रदेश से आया है। और इसलिए उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार, पीडीए एनडीए को हराएगा। अखिलेश यादव की रणनीति, कांग्रेस पार्टी अगर इस पे बैठ करके एक साथ रणनीति बनाएगी, तब वो रणनीति काम करेगी। और आखिरी और आज की वीडियो की अंतिम और निष्कर्षात्मक बात, आज की तारीख में लोकतंत्र खतरे में है या नहीं है, यह जनता को भी अगर समझाना पड़े तो जनता के विवेक का स्तर यहां पहुंच गया है कि जनता को बधाई अग्रिम दे दीजिए कि आप नए भारत के लिए प्रवेश कर चुके हैं, आप नया भारत के लिए एकदम तैयार हैं। जब जनता को आज भी अगर ये समझाना पड़े, जनता को यह बात आज भी बताना पड़े कि कैसे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में, इसका मतलब जनता को अभी समझ में ही नहीं आ रहा। 5 किलो अनाज अगले 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को क्यों देने को कहा गया? क्योंकि 12 लाख करोड़ रुपया एनपीए माफ किया जाएगा उद्योगपतियों का। और यह बात अगर जनता को बतानी पड़े तो जनता के विवेक पर सवाल उठेगा। ठीक वैसे ही किसी राजनीतिक दल को, चाहे वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, चाहे राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, अगर आज की तारीख में उन्हें, हमें और आपको यह बताना पड़ जाए कि गठबंधन क्यों जरूरी है, गठबंधन के क्या आसार हैं, गठबंधन के क्या फायदे हैं, गठबंधन न होने के क्या नुकसान है, टेबल टॉक करके समय रहते कैसे इन चीजों को डील कर लेना था। जनवरी लास्ट तक इस बार सीट बंटवारे की घोषणा हो जानी थी, फरवरी आ गया, अभी तक अगर सीट बंटवारा नहीं हुआ है तो यह किसको फायदे में पहुंचाएगा? चुनी हुई सरकार को कैसे गिराया जा सकता है? विधायकों की परेड करानी हो या विधायकों की वीडियो बनाकर के आप भेज दीजिए, फिर भी कैसे शपथ ग्रहण करने के पहले राज्यपाल गायब हो जाता है। बैठकर कैमरे के सामने वोट को इनवैलिड करके बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया जाता है। वोटर लिस्ट से जिंदा लोगों को भी मौत हो गई है कह करके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है। ईवीएम में इतने तरह के घोटाले हैं कि अब तो जनता के बीच में खुद चुनाव आयोग के ईवीएम प्रदर्शित करनी पड़ रही कि ईवीएम पर भरोसा रखिए।
अगर यह सब कुछ हो रहा है और इसके बाद भी चाहे जनता को, चाहे विपक्षी दलों को यह समझाना पड़ जाए कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र संविधान हाशिए पर चला जाएगा, अगर यही विवेक है, तो फिर ऐसी जनता और ऐसे राजनीतिक दल, यानी जनता और राजनीतिक दल दोनों को बधाई, क्योंकि अब आप नए भारत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आप वाकई समझते हैं, तो अब आपके पास विकल्प भी नहीं है कि आप प्रतिरोध करके अपने भविष्य, अपने विकल्प, अपनी संभावनाओं, बच्चों के आने वाले कल के लिए ईमानदारी और स्पष्ट दूरदर्शिता से इस बात को समझ लें कि कहां क्या करना चाहिए, कहां वोट देना है, कहां नहीं देना। और उत्तर प्रदेश में यह बात सामने आ रही है। और उत्तर प्रदेश के लोग, अगर यह बात, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरएलडी हो, चाहे तमाम लोग, अब तक अगर बंटवारा फाइनल नहीं हुआ है, तो इसके पीछे की क्या रणनीति हो सकती है, इसको बताने की जरूरत नहीं। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और विश्लेषण करिएगा कि सुधीर चौधरी नाम के एंकर का एक चुने हुए आदिवासी मुख्यमंत्री को ये कहना कि अब कहाँ जाएंगे जहाज पर उड़कर और ये सब करके, अब तो आदिवासी हैं, जंगल में जाना पड़ेगा। वही लोग हैं जो कल अखिलेश यादव के ऊपर आरोप लगा रहे थे, टोटी से लेकर के घर धुलवाने तक का। वही अखिलेश यादव आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि लगता है कि बनारस वाले कैंडिडेट की भी सीट बदल सकती है। और वही समाजवादी पार्टी पूरे सदन में एक मुश्त प्रतिरोध है और जनता के सरोकारी मुद्दे पर खड़ी है। पीडीए पखवाड़ा, पूजी पीडीए समाजवादी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जनता सड़क पर है, कांग्रेस भी लड़ रही है। जब सब लड़ ही रहे हैं, तो सब मिलकर क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसी पर सारा खेल टिका हुआ है। आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक देखते रहिए 4 पीएम। और आप आगे इसे बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको ये बातें सही और जरूरी लगती हैं। जागरूक नागरिक एक सजग लोकतंत्र की सबसे बुनियादी जरूरत होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।